आज की कक्षा में हम अपनी हिंदी पुस्तक युवक भारती का एक नया पाठ लोक गीत देखेंगे। लोक गीत का क्या मतलब होता है? लोक और गीत ये दो शब्दों से मिलकर शब्द लोकगीत बना है। लोक का मतलब है लोग, तो यह वह गीत है जो लोगों के द्वारा रचित किया गया है या लोगों के द्वारा लिखे गए जो गीत है वह लोकगीत होते हैं। लोकगीत की अगर हम परिभाषा देखें तो यह जन समुदाय में प्रचलित परंपरागत गीतों को लोकगीत कहते हैं। गांव-गांव, शहर-शहर में जो गीत प्रचलित है, जो रचित है, वह लोकगीत होते हैं। आइए विधा परिचय देखते हैं। नाम हमें पता ही है विधा का, लोकगीत नाम है। इसके पहले कठिन शब्दों को देख लेते हैं। गेयता, गेयता मतलब गाया जाने योग्य, राग जैसे गाया जाता है। अक्षुण, अक्षुण जो स्थायी है, जो खत्म नहीं होगा। पूर्ण, पूर्ण का मतलब है पूरा। ग्रामीण, गांव का। स्पर्श करना, किसी चीज को छूने की क्रिया को बोलते हैं। समावेश, साथ रहने को बोलते हैं। बिंबो, बिंबो मतलब होता है परछाई। अगर हम बिंबों में प्रति लगा देते हैं, प्रतिबिंब मतलब हमारी खुद की परछाई, जो हमें आईने में दिखता है ना, हमारी खुद की परछाई, उसको प्रतिबिंब बोलते हैं। पर यहाँ पर क्या है? बिंब। तो किसी चीज की भी परछाई को बिंबो बोलते हैं। सजीव, सप्राण। आइए अब विधा का परिचय देखते हैं। प्रस्तुत काव्य लोकगीत का एक प्रकार है। लोकगीत पद, दोहा, चौपाई, छंदों में रचे जाते हैं। पद, दोहा, चौपाई मैं आपको फिर से एक बार समझा दूंगी, पहले ये खत्म कर लेते हैं। लोकगीत में गेयता तत्व प्रमुखता से पाया जाता है। तो लोकगीत की क्या खासियत रहती है कि वह गाया जा सकता है, इतना सरल होता है, सहज होता है। ये लोकगीत मुख्यतः जनसाधारण के त्योहारों से संबंधित होते हैं। तो लोकगीत किससे संबंधित होते हैं? त्योहार तरह तरह के होते हैं हमारे देश में। हमारा देश तो त्योहारों का ही देश है और त्योहारों की बड़ी ही सरस अभिव्यक्ति इन लोकगीतों में पाई जाती है। बहुत सरलता से इन लोकगीतों में त्योहारों की अभिव्यक्ति हो जाती है, व्यक्त कर दिए जाते हैं। प्रायः ये लोकगीत परंपरा द्वारा अगली पीढ़ी तक पहुंच जाते हैं। तो यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, इस प्रकार जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक से दूसरे को यह दिया जाता है और पहुंच जाता है और हमारे लोक जीवन की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने का सामाजिक कर्तव्य पूर्ण करते हैं। और साथ ही साथ ये लोकगीत क्या करते हैं? हमारी संस्कृति को जिंदा रखते हैं। और लोकगीत का तो नाम ही है लोगों के गीत, तो इनका सामाजिक कर्तव्य है कि अपनी संस्कृति को धरोहर की तरह साथ संभाल कर रखा जाए, और यह काम लोकगीत बखूबी करते हैं। कजरी, सोहर, बन्ना बन्नी लोकगीतों के प्रकार हैं। कजरी और सोहर, देखिए सोहर हमने अपने पिछले पाठ में भी पढ़ा था। बच्चे के जन्म पर या नवजात शिशु के लिए जो लोरी जैसी गाई जाती है ना, उसे सोहर बोलते हैं। और साथ ही साथ बन्ना बन्नी के गीत, मतलब जब नई नई शादी होती है तो उनके लिए भी यह गीत गाए जाते हैं। लोक गीतों की भाषा में ग्रामीण जन जीवन की बोली का स्पर्श रहता है। लोकगीत होते ही लोगों के गीत हैं, तो गाँवों में ही जन्मते हैं, वहीं के लोगों के मुख से ये लिखे जाते हैं, रचे जाते हैं। तो जो इनमें भाषा होती है वह जन जीवन की बोली का उसमें स्पर्श रहता है। बहुत ही सहज सरल शब्दों का समावेश, ताकि आम आदमी इन शब्दों को गा सके, समझ सके और उनके साथ अपने आप को समावेश कर सके। साथ ही साथ ग्रामीण प्रतीक होते हैं उसमें, बिंबों और लोक कथा का आधार लोकगीतों को सजीव बना देता है।
ग्रामीण गांव के जो प्रतीक होते हैं और परछाई होती है, तथा साथ ही साथ लोक कथाएं जो होती है ना, उन्हीं को ही लोकगीत में समावेश कर दिया जाता है। लोक कथा में ही लोकगीतों का उसी के साथ लिख दिया जाता है। तो यह और कहानी चल रही है, बीच में गीत आ गए, तो इस प्रकार यह और ज्यादा सजीव बना देते हैं हमारे लोकगीतों को, जब साथ ही साथ लोक कथा भी इसमें चलती है। और यह ग्रामीणों के तो हमारे ग्रामीण जनजीवन का तो प्रतीक है ही। विधा परिचय के बाद अब जरा समझ लेते हैं कि पद, दोहा और चौपाई क्या है। पद, जब कोई शब्द स्वतंत्र न रहकर व्याकरणों के नियमों में बंध जाता है, तब वह शब्द पद बन जाता है। देखिए, ऐसे ही कोई शब्द बोला जाए तो उसके आगे पीछे अगर कुछ व्याकरण नहीं है और नियम भी नहीं है, जैसे सीता सोती, गाती, करती, उठती, बैठती, यहाँ कोई किसी का कहीं चीज का कोई भी कनेक्ट नहीं है, एक दूसरे से जुड़ाव नहीं है, परंतु अगर यही पद बन जाता है तो जैसे सीता गाती है। और एक देखते हैं, ईश्वर रक्षा करे। यहाँ सीता, ईश्वर आदि शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर पद में परिवर्तित हो गए हैं। ऐसे ही जब कोई शब्द होते हैं तो वह स्वतंत्र होते हैं, परंतु जब वह पद बन जाते हैं तो वह व्याकरण के नियमों में बंध जाते हैं। सरल शब्दों में अगर पद को समझे तो जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। दोहा क्या है? काव्य शास्त्र का एक प्रकार का छंद है जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। कौन से दोहे हमने पढ़े थे? वृंद के दोहे हमने पढ़े थे और वहाँ पर भी दोहे की परिभाषा समझी थी। चौपाई के 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। यह काव्य के ही रूप है, चौपाई, दोहा आदि। अब हम अपने पाठ का परिचय देखते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस पाठ में, जिसका नाम है लोकगीत। सावन भादो के महीने में प्रकृति का सुंदर और मनमोहक दृश्य चारों ओर दिखाई देता है। तो यह महीना ही ऐसा है सावन भादो का, जिसमें बारिश पड़ती है तो प्रकृति चारों तरफ एकदम सुंदर और मनमोहक दिखाई देती है। नव विवाहिताएं मायके आती हैं, युवतियां हर्षित हो जाती हैं, पेड़ों पर झूले पड़ते हैं, वर्षा से पूरी धरती हरी भरी हो उठती है, नदियां बहती हैं, त्योहारों की फसल उगाती है। तो यह महीना इतना सुंदर महीना है क्योंकि नई नई युवतियां अपनी शादी के बाद मायके आती हैं और वो खुश होती हैं, क्योंकि एक तो वैसे ही ये महीना प्रकृति को अपने आप में सुंदर और मनमोहक बनाता है। पेड़ों पर झूले पड़ जाते हैं, चारों तरफ धरती पर हरियाली की हरी भरी चादर बिछी रहती है, नदियों में पानी, क्योंकि बारिश का महीना है तो नदी से पानी भर जाता है, नदियां बहती हैं और त्योहारों की फसलें उगाती हैं। सबके चेहरे चमक दमक उठते हैं। यही भाव सावन के गीत इस कजरी में व्यक्त हुआ है। देखिए, महीना ही इतना सुंदर है, इस सौंदर्य से भरपूर है, और साथ ही साथ जब इसमें सावन के गीत गाए जाते हैं तो यही भाव जो है ना सावन का, जो हम अपनी 2 लोकगीत पढ़ेंगे ना, उसमें से एक कजरी है, उसमें यही सावन के गीत का भाव बताया गया है। और जो दूसरा लोकगीत है में बसंत ऋतु के आगमन पर, आगमन का मतलब है आने पर, प्रकृति में होने वाले परिवर्तन का सजीव वर्णन चित्रित हुआ है। वसंत ऋतु पतझड़ के बाद आती है। पतझड़ का मतलब जब पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं सूख के, और उसके बाद बसंत ऋतु आती है। उसमें पेड़ों पर नई कोपलें निकलती हैं, नए नए फूल, नए नए पत्ते आते हैं। तो जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो प्रकृति में कई सारे परिवर्तन होते हैं। सूखी मुरझाई
पड़े हुए पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं। और इस लोकगीत में इसी चीज का सजीव वर्णन चित्रित हुआ है। इस लोकगीत में एक युवती अपनी सखियों से बसंत ऋतु के आने से खिल उठी प्रकृति की सुंदरता को बताती है। जो हमारा ये लोकगीत है जो हम अभी समझने वाले हैं, इसमें एक नव युवती अपनी सखियों को बसंत ऋतु के आने पर क्या क्या प्रकृति में सुंदरता में बढ़ावा हो जाता है, कैसे परिवर्तन आ जाता है, वह बता रही है। सरसों का सरसना, अलसी का अलसना, अलसाना, धरती का हरसाना, कलियों का मुस्काना, खेत तन और मन का इंद्रधनुष की तरह रंगना, आँखों का कजराना, बगिया का खिल उठना, कलियों का चटक उठना और अंत में वियोग की स्थिति। इस लोकगीत में व्यक्त जनमानस की भावना को कलात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करती है। देखिए, बसंत ऋतु आती है तो सरसों की जो सरसराहट होती है, वह पीले पीले चारों तरफ फूल दिखते हैं सुंदर। अलसी जो होती है वह बहुत सुंदर सा एक पौधा है, ऐसे लगता है एक नव युवती खड़ी है, इतना नाजुक सा अलसी का पौधा होता है। और उससे धरती की हरियाली चारों तरफ, कलियां मुस्कुराने लगती हैं, नए नए फूल खिलने के पहले कलियां उगती हैं, खेत तन और मन इंद्रधनुष की तरह रंग जाता है। चारों तरफ ऐसे रंग तरीके के फूलों के, पत्तों के, यहाँ न सिर्फ खेत और पेड़ पौधों में रंग आ जाते हैं, बल्कि हमारे तन और मन में भी ऐसे लगता है इंद्रधनुष के सारे रंग भर दिए गए हैं। आंखों का गजराना मतलब नव युवतियां आंखों में काजल लगाती हैं। बगिया का खिल उठना, कलियों का चटक उठना, सारे उद्यानों में, बगीचों में फूल खिल जाते हैं, नई नई कलियां खिल के फूल बन जाती हैं। और अंत में जो इस लोकगीत में बताया गया है कि एक प्रेमिका है, नव युवती है, उसका पिया नहीं उसके साथ है, तो इतने सुंदर मौसम में अगर वियोग की स्थिति हो तो कैसी होती है नव युवती के मन की भावना। और जनमानस की ये जो भावना है हर नव युवती की, इसे बड़े ही कलात्मक तरीके से प्रकट किया गया है हमारे दूसरे लोकगीत में। आइए अब पाठ की तरफ बढ़ते हैं। कठिन शब्द देख लेते हैं। पाठ परिचय का। सावन भादो वर्ष के 2 महीने होते हैं। हर्षित, खुश हो जाने को बोलते हैं। व्यक्त करना, प्रकट किया। आगमन का मतलब है आना। कुछ और कठिन शब्द देख लेते हैं। सरसना, सरसराना, आनंदित हो जाना जिसे कहते हैं। अलसाना, आलस करना। हरसना, हर्षाना, खुश होना। देखिए, लोक गीतों में जो भाषा होती है वह गांव की भाषा होती है, जमीन से जुड़ी हुई। तो हर्षाना शुद्ध हिंदी है, हरसना उसका तद्भव रूप है। वियोग, विरह, वर्णन, चित्रण, कलात्मक, कला से युक्त, अभिव्यक्ति, प्रकट करना। पहले व्यक्त था, यहाँ अभिव्यक्ति है, दोनों का मतलब एक ही होता है। पाठ हम अपना शुरू करेंगे। देखिए कितना सुंदर चित्र है, चित्र ही काफी सारी बातें कह देता है। हम शुरू करेंगे पहले लोकगीत से, सुनु रे सखिया। पढ़ना शुरू करते हैं। पहली कुछ पंक्तियां। आइल बसंत के फूल रे, सुनु रे सखिया। सरसों सरसाइल, अलसी अलसाइल, धरती हरसाइल, कली कली मुस्काइल, बन के फूल रे, सुनु रे सखिया। आइल बसंत के फूल रे, सुनु रे सखिया। तो यहाँ पर एक नवयुवती अपनी सहेली से बात कर रही है और कह रही है कि देखो,
बसंत के फूल आ गए हैं मेरी सखी मेरी बात सुनो। सरसों सरसरा रही है, अलसी अलसा रही है और धरती आनंदित है, हर्षा रही है। हर कली खिल के मुस्कुरा के फूल बन गई है सखी, सुनो मेरी बात। अगली पंक्तियां देखते हैं। खेत बन रंग गई, खेत बन रंग गई, तन मन रंग गई, ऐसन मन भइल जैसे इंद्रधनुष के फूल रे, सुनु रे सखिया। तो वह क्या बोल रही है कि खेत बन रंग गए। खेत मतलब हमारे जो खेत खलियान है, बन मतलब जंगल, सब रंगों में रंग गए हैं। ऐसा लगता है कौन से रंगों में? रंग बिरंगे फूलों के रंगों में, रंग बिरंगी पत्तियों के रंगों में। देखिए पत्तियां भी कई रंगों की होती हैं, हल्की हरी, गाढ़ी हरी, ज्यादा हरी, हल्की हरी, ऐसे। तो तरह पूरा ऐसे लग रहा है पूरा खेत रंग में रंग गया, जंगल रंग में रंग गया, और यहाँ तक कि तन मन रंग गई। और इस सुंदर मौसम में मेरा तन और मन भी रंग गया है इंद्रधनुषी रंगों में, मतलब कितने सारे तरह तरह के रंगों में। ऐसन मन भइल, ऐसा मेरा मन हो गया है जैसे इंद्रधनुष के फूल रे, जैसे तरह तरह के रंग बिरंगे। इंद्रधनुष में देखे ना आपने कितने सारे रंग होते हैं, जैसे इंद्रधनुष के कई सारे रंग इन फूलों में आ गए हैं, ऐसा मेरा मन खुशी से झूम रहा है सखी। आइल बसंत के फूल रे, सुनु रे सखिया। अगली पंक्तियां देखते हैं। अखियां कजराइल, सपना मुस्काइल, कंठ राग भराइल, बगिया फूलल यौवन फूल रे, सुनु रे सखिया आइल। फिर से देखते हैं। अखियां कजराइल, सपना मुस्काइल, कंठ राग भराइल, बगिया फूलल यौवन फूल रे, सुनु रे सखिया आइल, बसंत के फूल रे, सुनु रे सखिया। अखियां जो है ना काजल से भरी हुई काली अखियां, और सपना मेरी आंखों में मुस्कुरा रहा है, मेरी सुंदर आंखों में। और कंठ मतलब गला, मेरे गले में गीत राग भर गए हैं, तो मैं गा रही हूँ। और जो मेरी पूरी बगिया है वो फूल गए, मतलब फूलना मतलब होता है ब्लूम करना। तो फूलल यौवन फूल रे, ऐसे मेरी बगिया जैसे जवान हो गई है, उसमें नया यौवन आया है, ऐसे ऐसे फूल आए हैं। सुनो मेरी सखी, इतना सुंदर बसंत का यह मौसम आया है। आइए कठिन शब्द देख लेते हैं। आइल आया, सुनो सुनो, हर्षाइल हर्षाई या खुश, मुस्काइल मुस्कुराई, बन का मतलब है जंगल, भइल भइल का मतलब है हुए, भइल गए गए, सरसाइल फूलों से लदी, ऐसन ऐसे, जैसे जैसे, कजराइल काजल लगाया है जैसे ऐसा लगता है, भराइल भर गई, और फूलल मतलब फूलना, मैंने आपको अभी समझाया, फूल फूलते हैं मतलब फ्लावर्स ब्लूम, कंठ गला। अब हम इसका भावार्थ देख लेते हैं। आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। इन पंक्तियों में नवयुवतियाँ अपनी सखी को बुलाते हुए सुनाते हुए गाती है कि बसंत आ गया है, सरसों पीले फूलों से लद गई है, अलसी का पेड़ अलसाया सा लगता है जिसे अभी अभी उठाए सवेरे सवेरे, धरती खुशी से झूम उठी है,
हर एक कली फूल बनकर मुस्कुरा रही है। खेत और जंगल पत्तों फूलों से सजे ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने उन्हें तरह तरह के रंगों से सजाया है। असलियत में कौन से हैं ये सारे रंग? ये तो फूल हैं जो रंग बिरंगे हैं। इसी तरह मेरा मन भी रंगों से रंग गया है। और कहती है नवयुक्ति कि इंद्रधनुष के रंगों के जैसे विभिन्न रंगों से रंग गया है। वह फिर अपनी कजरारी आंखों में आए कई नए सपने मुस्कुराने तथा उसका कंठ नए रागों से ऐसे भरा है जैसे बगिया फूलों से सजकर जवान हो जाती है। वो अपनी कजरारी आंखों की अपनी आंखों में आते जो सपने उमड़ रहे हैं और साथ ही साथ उसके कंठ में से जो मीठे राग नए जन्म ले रहे हैं उनकी बात करती है। साथ ही साथ बगिया में नए नए यौवन की भी वह बात करती है। हम अब अपनी अगली पंक्तियां देखते हैं। बहे मस्त बहार, माफ कीजिए, बहे मस्त बयार, झर झर झरे प्यार, रंग गइल तार तार, हर मनवा गुलाब के फूल रे, सुनु रे सखिया, आइल बसंत के फूल रे, सुनु रे सखिया। तो यहाँ क्या कहती है नवयुक्ति की ऐसी पवन बह रही है जो मस्त है, बिना स्वच्छंद, बिना किसी रोक टोक, और सब तरफ क्या झर रहा है? झर रहा है प्यार। और सारा मेरा रंग गया है इससे, मेरा तार तार सब तरफ किस चीज से? बसंत के जो सुहावने मौसम में हर तरफ रंगों के, हर तार तार में अलग अलग रंग हैं और सब के सब रंग गए हैं। हर मनवा गुलाब के फूल रे, हर मन कैसे खिल रहा है? जैसे कोई गुलाब का फूल खिलता है। तो सखियों को बुलाते हुए कह रही है कि मेरा मन इस बसंत ऋतु में फूल की तरह खिल रहा है। अगला देखिए, बगिया मुस्काइल, कली कली चिटकाइल, भौरा दल दौड़े आइल, गौरैया के माथे करिया फूल रे, सुन रे सखिया, आइल बसंत ऋतु के फूल रे। तो यहाँ क्या बोल रही है? बगिया मुस्कुरा रही है। क्यों? क्योंकि उसमें एक एक कली चिटकाइल मतलब चटक रही है। जब कली फूल बन रही होती है तो चटकने जैसे खुलती है। और भौरों को तो चाहिए ही पराग, तो वो दौड़े चले आए हैं किस तरफ? कलियों की तरफ। और इस सब में पूरी की पूरी बगिया मुस्कुराती लग रही है। और जो गौरैया के माथे पर क्या है? काला निशान है। किसका? करिया फूल रे, ऐसे जैसे गौरैया के माथे पे फूल के जैसा काला निशान है। सुनु रे सखिया, आइल बसंत के फूल रे। तो अगली हम पंक्तियां देख लेते हैं। आँख चुभे कजरा, कांट भये सेजरा, आंसू भिगे अचरा। फिर से देख लेते हैं। आँख चुभे कजरा, कांट भये सेजरा, आंसू भीगे अचरा, पिया बो गए बबूल के फूल रे, सुनु रे सखिया, आइल बसंत के फूल रे। देखिए, अभी तक था बसंत का सौंदर्य का बखान। अब ये अंतिम चार पंक्तियां क्या कहती हैं कि इस सब सुंदरता के बीच में ये नव यौवना अपनी सखी को कह रही है कि सब कुछ इतना सुंदर है, पर ये जो आँखों का काजल है वो मुझे आँखों में चुभ रहा है।
क्यों ये जो सेज है, जिस बिछौने पे मैं सोती हूँ, वह मुझे कांटों की तरह लग रहा है। ऐसा हो गया है जैसे मैं कांटों की सेज पर सो रही हूँ। और मेरा पूरा आंचल, अचरा मतलब आंचल, आंसुओं से भीग गया है। क्यों? क्योंकि पिया बो गए बबूल के फूल रे। क्योंकि उसका पिया नहीं है उसके साथ, तो वो नहीं है, तो वो जाते जाते उसकी जिंदगी में बबूल के कांटे बो के चले गए हैं। तो सुन रे सखिया, कितना भी सुंदर बसंत आ गया है, पर अगर मेरे पिया मेरे साथ नहीं है तो उस वियोग में, उस दुख में यह सारी सुंदरता उस सखी के कुछ काम की नहीं है। आइए कठिन शब्द देख लेते हैं। बयार हवा और पवन को बोलते हैं। मनवा हृदय को बोलते हैं मनवा। चिटकाइल चटकना या खिलना। दौड़े मतलब है दौड़ना। आइल आया। अचरा, अचरा का मतलब होता है आंचल। करिया, करिया का मतलब है काला। कजरा, काजल। देखिए दो शब्द हैं, करिया और कजरा। समझिए, करिया का मतलब काला और कजरा का काजल। ख्याल कीजिएगा, सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं। सेजरा, सेजरा मतलब होता है सेज या बिछौना। अब हम इसे भावार्थ देख लेते हैं। इन पंक्तियों में नव विवाहित युवतियां हर्षित होकर गाती हैं कि सुंदर सुमंद पवन बह रही है, हर तरफ खुशी झर रही है, और इस उल्लास में मन का हर तार रंग गया है। तो इन पंक्तियों में नवयुवती बहुत खुशी खुशी हर्षित होकर गा रही है और बता रही है कि बहुत सुंदर पवन हवा बह रही है, हर तरफ खुशी झर रही है, और इस उल्लास में मन का हर तार रंग गया है। हर युवती का हृदय गुलाब के फूल जैसा खिल गया है। हर बाग बगीचा मुस्कुराता सा प्रतीत होता है। हर कली चटक कर खिल रही है, अर्थात फूल बन रही है। भौरों के दल इन फूलों का रस पीने दौड़े चले आए हैं। उन्होंने देखा ना फूलों में पराग है, तो वो भागे चले आए हैं। गौरैया के माथे पर काला चिन्ह दिखता है। काला जो करिया निशान है ना, वो काला इसलिए लिखा गया है। आपने गौरैया वैसे भी देखी होगी, उनका माथा काला ही होता है। आगे जब ये सारे सौंदर्य के बाद अब सखी क्या कहती है? आगे युवती कहती है कि आंख में काजल चुभने लगा है। प्रिय या पिया की विरह इतनी कठिन है, बिछौना कांटों की तरह चुभ रहा है। सारी रात रो रो कर आंचल आंसुओं से भीग गया है। अपने पिया की याद में जीवन बबूल के कांटों जैसा दूभर हो गया है। मतलब जीवन इतना कठिन हो गया है कि ऐसे लगता है कि बबूल के फूल भी कांटे जैसे ही होते हैं। अर्थात सब और प्राकृतिक सौंदर्य होने के बाद भी यह साजन, मतलब यदि साजन नहीं है तो यह साजन के बिना एकदम सूना और अर्थहीन है मेरा जीवन। इन पंक्तियों में सखी को अपने वियोग के दिनों का दर्द बता रही है कि वह अपने पिया के बिना एक एक दिन कैसे काट रही है। पहली जो पंक्तियां थी वो बहुत ही खुशनुमा थी और बहुत ही सौंदर्य का को बखान करती हुई थी, पर आखिरी जो चार पंक्तियां हैं वह पिया के विछोह में उस दर्द को बयां कर रही हैं। हमें आगे का जो लोकगीत है कजरी, यह भी बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा गया लोकगीत है। इसे हम अपनी अगली कक्षा में समझेंगे, साथ ही साथ इस लोकगीत के स्व अध्याय को भी देखेंगे। तो अगली कक्षा में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।